हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो लेकर के आई हूँ, यानी क्लास 11th का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए, हर एक वीडियो में कहती हूँ अच्छे से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा रीज़न है, क्योंकि आपके जो नेक्स्ट दो चैप्टर हैं वो इन्हीं पर आपके डिपेंड है, ठीक है? क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई ना, तो आगे का जो चैप्टर है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, तो वो नहीं समझ में आएगा आपको। प्लांट किंगडम और जो प्लांट एनिमल किंगडम होगा आपका, वो नहीं क्लियर हो पाएगा। तो इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है, ये चैप्टर आपको। वैसे तो इससे पहले के जो फर्स्ट चैप्टर है वो इससे रिलेटेड था, क्योंकि चैप्टर्स होते ही ऐसे ही हैं जो रखे हुए होते हैं क्योंकि आपके आगे के टॉपिक से। लेकिन जो ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है दो चैप्टर्स को समझने के लिए। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन पढ़िए, ठीक है? समझिए। तो हम आते हैं, क्योंकि किंगडम मोंडा को फिनिश कर चुके थे। उसमें आपके आर्की बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया को पढ़े थे, क्या था उनका कैरेक्टर्स, क्या था उनके अंदर, क्या न्यूक्लियस था, ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, या किसके लिए हार्मफुल हैं, किसके लिए यूज़फुल हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। तो आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, इनमें सभी सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स को रखा जाता है, लेकिन इस किंगडम की बाउंड्रीज ठीक तरह से डिफाइन नहीं हो पाई है। जो एक बायोलॉजिस्ट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोस्टिटियन हैं, वो दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए प्लांट हो सकते हैं। दरअसल यहाँ पे बात क्या है ना, कि प्रोटिस्टा में जो आपके किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे जो क्रिसोफाइटा, डायनाफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनोइड्स, लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स, ये सब क्या है पता है कि एक बायोलॉजिस्ट, मतलब जो एक सहमत पे नहीं आए, एक पॉइंट पे नहीं आए कि कोई इनको प्लांट कह रहा है, कोई इनको एनिमल भी कह रहा है। तो ये इनका कहा गया है कि यूकैरियोट्स तो हैं, यानी कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन इनको ये कंफर्म नहीं है कि प्लांट है या एनिमल है। ये प्लांट भी कह सकते हैं उनको, एनिमल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लिंक हैं, जोड़ने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? ऑर्गेनिज्म को, यानी कि जो आपके हमने बताया था एक बार कि एल्गी और फंजाई को जो जोड़ते हैं वो लिंक आपका लाइकेन होता है। इसी तरह प्लांट, एनिमल्स और फंजाई के साथ इनका लिंक बनता है। क्यों? क्योंकि जो फंजाई है कभी कभी उसको प्लांट भी कहते हैं कोई, और कोई जो बायोलॉजिस्ट हैं उनको एनिमल भी कहते हैं। इसी तरह बोला गया है, ठीक है? तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्रिसोफाइट्स, डायनाफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनोइड्स, लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स को पढ़ना है आपको। क्यों? क्योंकि ये प्रोटिस्टा के किंगडम में इनको रखा गया है। ये आपके ऑर्गेनिज्म हैं, इनके आपके इनके जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, हैबिटेट है, ठीक है, उसको पढ़ना है। इनका कहाँ यूज़फुल है, कहाँ ये पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। तो ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है, क्रिसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनोइड्स, लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स, ये आपके जो 5 पॉइंट्स हैं आपको किंगडम प्रोटिस्टा में फिनिश करना है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि आपको जो ये वीडियो है 2 पार्ट्स में दूंगी, लेकिन फिर सोचा कि आपको एक ही पार्ट्स में आपको फिनिश कर देती हूँ। शायद आपको क्लियर हो, नहीं हुआ होगा तो मैं सेकंड वीडियो आपको बना दूंगी, ठीक है? तो प्रोटिस्टा के मेंबर मुख्यतः एक्वेटिक होते हैं। देखिए, यहाँ से नाम पता चल के, एक्वेटिक का नाम से अब पता चलता है कि जो इसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे रहेंगे, वाटर में ही रहेंगे, ठीक है? यानी कि ये अर्थ पे नहीं रहेंगे, वाटर में रहेंगे, तो एक्वेटिक हैं। ये किंगडम प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के साथ लिंक करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके, कि यूकैरियोट होने के कारण इनकी सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तथा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। कुछ में फ्लैजेला या सीलिया पाए जाते हैं। देखिए, इसमें आपको बताया था कि जिसमें यूकैरियोट्स होगा उसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा तो आपके सेल ऑर्गेनेल्स ऑलरेडी पाए जाएंगे, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि आपके जितने भी सेल स्ट्रक्चर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9th में, उसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसमें सब में यही बताया गया है कि जहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस होगा वहीं पे आपके उसमें आपके प्रोकैरियोट थे और यूकैरियोट था, प्लांट आपका सेल था और एनिमल सेल था। तो सब देखिए एक दूसरे से कनेक्ट ही हैं, आपको कुछ भी नया नहीं बताया जा रहा है। हाँ, बस थोड़ी सी उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको एक्सप्लोर की जा रही हैं, और आपको बस सब पुरानी चीज़ें हैं, बस एक दूसरे को आपको रिजेंबल करना है, आपको याद रखना है क्या है, ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि 8th क्लास सही से पढ़िए, 9th क्लास पढ़िए, 10th क्लास पढ़िए,
आप लोग को लगता है कि 10th पार हो गया, अब तो हमको 11th में नया पढ़ना। नया कुछ भी नहीं होता, सब पीछे का होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो फ्लैजिला काफ़ी लंबे होते हैं और सीलिया छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो जो आपका, जैसे आपने पैरामीशियम देखा होगा, चप्पल के लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, छोटे छोटे उनके पार्ट्स होते हैं। और जो आपके युग्लिना होते हैं वो लंबा सा आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको फ्लैजिला बोलते हैं। ये फूड कैप्चरिंग में, कभी समटाइम्स स्विमिंग में, इन सब में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो आपके इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्शन का इसमें मेथड दोनों पाए जाएंगे, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। सेल फ्यूजन एवं जाइगोट फॉर्मेशन द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इनमें सेल फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन भी होगा, इसलिए क्योंकि ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं, सेल फ्यूजन एंड जाइगोट का फॉर्मेशन जो है आपका, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही आपके मेथड हैं, तो वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्रिसोफाइट्स आप देखते हैं। क्रिसोफाइट्स में क्या है, ये जो क्रिसोफाइट्स है ये एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। इनमें डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी आते हैं। गोल्डन एल्गी मतलब आपके स्वर्ण कवक, ठीक है। डाई एटम्स मतलब जो आपके सूक्ष्म जीव, ये फ्रेश वाटर और मैरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये एक्वेटिक रहेंगे, ठीक है, पानी में पाए जाएंगे। तो कुछ आपके फ्रेश वाटर में होंगे, कुछ मैरीन में होंगे, कुछ आपके सॉल्टी होंगे, कुछ सी में पाए जाएंगे, तो ऐसे से डिफरेंट रहेंगे। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं तथा वाटर करंट्स में पैसिवली तैरते हैं, मतलब जिस तरफ का आपका वाटर का फ्लो होगा उसी तरफ तैरते चले जाते हैं। इन्हें हम प्लैंकटन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं, ठीक है। प्लैंकटन का मतलब होता है कि सूक्ष्म जीव, वो प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं, इसलिए इसको प्लैंकटन नाम दिया गया है, प्लांट नहीं दिया गया है, क्योंकि इसको एनिमल भी कह सकते हैं और प्लांट भी कह सकते हैं, इसलिए प्लैंकटन सूक्ष्म होते हैं, यानी कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए इनको हम प्लैंकटन कहते हैं। अधिकतर डाई एटम्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। डाई एटम्स का भी मतलब यही है, सूक्ष्म जीव होते हैं। फोटोसिंथेटिक नाम रखा गया है क्योंकि ये क्या होते हैं, अभी फिर से बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि प्लांट भी कहते हैं और एनिमल्स भी कह सकते हैं प्रोटिस्टा में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को। तो ये डाई एटम्स क्या है, जो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी कि प्लांट में ही फोटोसिंथेटिक हो सकता है, ठीक है। डाई एटम्स में सेल वॉल दो पतले ओवरलैपिंग होते हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव में सेल वॉल होते हैं वो दो पतले होते हैं, ओवरलैपिंग होती है, सेल्स होती है। जैसे आपने शेल को देखा होगा, शीप को देखा होगा, लाइक दैट। ये आपस में शोप बॉक्स की तरह फिट होते हैं। इनकी वॉल्स में सिल्का होती है, ठीक है। जैसे आपने कछुए के ट्रंक पे देखा होगा, सिल्का होती है। सिल्का क्या होती है, टफ होती है ना, बहुत ही क्या होती है, मजबूत होती है, ठीक है। इनकी वॉल्स में सिल्का होती है, जिस कारण ये वॉल्स नष्ट नहीं होती। टफ होती है तो जाहिर सी बात है नष्ट नहीं हो पाएगी। इस कारण डेड डाई एटम्स अपने हैबिटेट में सेल वॉल के डिपॉजिट अधिक मात्रा में छोड़े जाते हैं। जब आपके डाई एटम्स जो सूक्ष्म जीव है वो डेड हो जाते हैं, तो वो अपने हैबिटेट में, यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, रहने वाले स्थान में क्या करते हैं, सेल वॉल के डिपॉजिट अधिक मात्रा में छोड़े जाते हैं। जो सेल वॉल पर डिपोजिशन होती है सिलिका की, वो कहाँ पे, पानी में छोड़ जाते हैं, ठीक है। करोड़ों वर्षों में जब डाई एटम्स की सेल वॉल के डिपोजिशन से डाई एटमेशियस अर्थ का निर्माण होता है। आप समझ रहे हैं क्या कहना है, मतलब है कि जो सूक्ष्म जीव के सेल वॉल में सिलिका होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, ठीक। जब वो डाई एटम्स यानी सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, तो जो उनके वॉल पे, सेल वॉल पे आपके सिल्का होती है, उसको क्या करते हैं, डिपोजिशन को वो अपने जहाँ पे वो रहते हैं, जिस पानी में रहते हैं वहाँ पे क्या करते रहते हैं, डिपॉजिट करते जाते हैं, छोड़ जाते हैं। जब वो करोड़ों वर्षों बाद, यानी कई समय के बाद जब वो इकट्ठा हो जाती है, तो एक अर्थ का रूप ले लेती है, और वो अर्थ को हम डाई एटमेशियस कहते हैं, ठीक है, निर्माण होता है। जो वो अर्थ होती है वो कणमय होती है, जाहिर सी बात है। शिल्क क्या होती है, टफ होती है, आपकी रफ होती है, ठीक है। तो कणमय होने के कारण यह मिट्टी पॉलिशिंग में तथा ऑयल्स व सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज़ होती है। अब यही बताया गया है कि ये जो इनकी सिल्का थी, डिपोजिशन था, वो कहाँ पे यूज़ होती है, ये आपकी इनकी यूज़फुल चीज़ें हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपका। डाई एटम समुद्र के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है।
डायनोफ्लैजिलेट्स, ये सब ऑर्गेनिज्म ही हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के इनके नाम से पता चलता है डाई यानी कि 2 फ्लैजिला वाले ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली मेरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें उपस्थित मेन पिगमेंट्स के कारण ये येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड भी दिखाई देते हैं। इनमें कई कलर्स होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेटिक इसमें जो मेन पिगमेंट हैं ये बताया गया है, मेन पिगमेंट के कारण इनके जो कलर हैं वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं यानी कि कई प्रकार के डाइनोफ्लैजिलेट्स पाए जाएंगे। सेल वॉल की बाहरी सतह पर कठोर सेलुलोज की प्लेट्स होती है। अब ये सेलुलोज है, आपका नाम सुना होगा कि प्लांट्स में ही होते हैं आपके, है ना। तो सेल वॉल की बाहरी सतह पर कठोर सेलुलोज की प्लेट होती है। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजिला होते हैं, अभी हमने बताया आपको, एक लॉन्गिट्यूडिनल तथा दूसरा ट्रांसवर्स होता है। ये वॉल प्लेट्स के बीच फरो में लगे होते हैं, खांचे में मतलब लगे होते हैं। इनका स्ट्रक्चर अभी मैं आपको शो करूंगी क्या होते हैं, कैसे होते हैं। प्राय रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो आपके होते हैं जैसे आपके होते हैं गोनियोक्लस में बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। इनमें जो मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो अपने बॉडी का ही दूसरी बॉडी बनाएंगे उसको रैपिड मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, जिससे समुद्र लाल सा दिखता है, इसे रेड टाइड्स कहते हैं क्योंकि इनका कलर रेड भी हो सकता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन सब हो सकता है। तो जब ये अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्राय रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, इसमें देखिए नाम दिया हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जब रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो समुद्र लाल सा दिखाई देता है, जिसे हम रेड टाइड्स कहते हैं, लाल ज्वार कहते हैं। ठीक, इनकी अधिक संख्या से टॉक्सिन्स निकलते हैं जो दूसरे मेरीन एनिमल्स जैसे फिशेस को मार देते हैं। अब जब ये मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो उससे क्या निकलता है, टॉक्सिन्स निकलता है, जिससे मेरीन एनिमल्स क्या हो या आपके जो मेरीन एनिमल्स हैं यानी कि इसमें पानी में रहने वाले जीव हैं उनको मारे भी जा सकते हैं यानी कि मर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड अधिकतर फ्रेश तथा स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। सेल वॉल की जगह इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है। इनमें सेल्स वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम पेलिकल कहते हैं। इनकी प्रोटीन रिच लेयर को क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। पेलिकल शरीर की फ्लेक्सिबल बनाती है यानी कि इनकी जो आपकी लेयर है सेल वॉल की नहीं है लेकिन इनकी लेयर है एक, वो बहुत ही क्या है, लचीली है, फ्लेक्सिबल है। यूग्लिनाइड में 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा व एक लंबा, यानी यूग्लिना आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें एक छोटा होता है, एक बड़ा फ्लैजिला पाया जाता है। ये सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेटिक होते हैं यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। जब सनलाइट नहीं होती तो ये हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं और स्मॉल ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं। देखिए अब ये पॉइंट जो है आपका, ये आपको शायद आपकी कंफ्यूजन को क्लियर कर पाए कि जो बोला गया है कि प्रोटिस्टा में कि आपके ना तो ये प्लांट्स भी हो सकते हैं और ये एनिमल्स भी हो सकते हैं। क्यों बोला गया है, क्योंकि इनको ये खुद ही नहीं कंफर्म हो पाए बायोलॉजिस्ट। क्यों, क्योंकि इनका बिहेवियर ऐसा था कि ये सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेटिक भी हो जाते हैं और जब सनलाइट नहीं है तो ये हेटरोट्रॉप की तरह भी काम करते हैं। तो हुआ ना कंफ्यूजिंग हुआ जब इनको पता ही नहीं चल रहा है कि प्लांट्स भी हैं एनिमल्स भी हैं, कि कौन से तरह के प्लांट्स हैं बिहेव कर रहे हैं। तो इसी तरह और स्मॉल ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं। यूग्लिनॉइड्स में हायर प्लांट्स की तरह पिगमेंट होते हैं। यूग्लिनॉइड्स में हायर प्लांट्स की तरह ही पिगमेंट पाए जाते हैं जैसे यूग्लिना। यूग्लिनॉइड में आपके जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो इसी तरह होंगे, एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिनाइड्स में हायर प्लांट्स की तरह ही पिगमेंट पाए जाते हैं। अब देख लीजिए, अब यूग्लिना को अभी तो सूक्ष्म जीव बोला गया था लेकिन इसमें हायर प्लांट्स की तरह ही पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं यानी कि दूसरे की बॉडी से भोजन लेते हैं। इनका शरीर डिकेइंग ट्विग्स यानी सड़ी हुई शाखा व लीफ के साथ मूव करता है तथा ऑर्गेनिक मटेरियल को निगलता है। आपके जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो आपके लीफ के साथ मूव करता है यानी सड़ी गली हुई जो शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनके साथ मूव करता है स्लाइम मोल्ड्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल को निगलता रहता है यानी कि उसी को ही खाता रहता है। सुटेबल कंडीशन आने पर ये एग्रीगेट होकर के प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक ग्रो कर सकता है या फैल सकता है।
अनफेवरेबल कंडीशन आने पर प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है और ये फ्रूटिंग बॉडीज़ को बनाता है जिसे टिप पर स्पोर्स कहते हैं या स्पोर्स होते हैं। जब इनकी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो प्लाज्मोडियम ही क्या करता है कि आपके फ्रूटिंग बॉडी जैसे आपके स्पोर्स पाए जाते हैं प्लांट में, उसी तरह इनके बॉडी पर भी टिप पर स्पोर्स पाए जाने लगते हैं। स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होती है जिसमें अत्यधिक रेजिस्टेंट क्षमता होती है। ये कई वर्षों तक एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो प्लांट में आपके होता है पोजीशन कि हवा चली, पानी बरसा तो स्पोर्स आपके हट जाते हैं, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होते हैं और अत्यधिक रेजिस्टेंट या क्षमता वाले यानी कि बहुत ही दृढ़ वाले होते हैं और ये एडवर्स यानी कि जो आपकी कोई भी कंडीशन हो ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये स्पोर्स एयर करंट्स द्वारा डिस्पर्स होते हैं और जब लगातार हवा चलती है तो ये डिस्पर्स हो जाते हैं, फूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। प्रोटोजोअन्स आपका नेक्स्ट है प्रोटोजोअन्स। ये हेटरोट्रॉप्स यानी प्रीडेटर्स या पैरासाइट्स होते हैं। जो आपके प्रोटोजोअन्स हैं ये आपके क्या होते हैं? प्रीडेटर्स होते हैं यानी पैरासाइट्स होते हैं, बॉडी के अंदर रहने वाले होते हैं कुछ। ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव कहलाते हैं यानी कि एनिमल्स के पूर्वज कह सकते हो, पहले रिलेटिव कह सकते हो। ठीक है, प्रोटोजोअन्स के 4 ग्रुप होते हैं। अभी आपने उसमें से कुछ पढ़े हैं जैसे कि आपके अमीबॉइड है, फ्लैजिलेटेड है, सिलिएटेड है एंड स्पोरोजोअन्स हैं। ठीक है, ये आपको जो 4 दिख रहे हैं, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। डायनोफ्लैजिलेट्स का हमने पढ़ा था ना अभी। डायनोफ्लैजिलेट्स में 2 कलर के आपके जो होती है फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, और ये फरों के बीच में क्या होते हैं, खांचे में क्या होते हैं, लगे होते हैं ना। खांचे दिख रहे हैं आपको, ये देखिए खांचे में ये लगे होते हैं। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्रोटोजोअन्स अब ये जो आप प्रोटोजोअन्स वगैरह है, प्रोटोजोअन्स है, पोरिफेरा है आपके, फिर सिलेंट्रेट हैं, ये सब आगे आगे चैप्टर में हैं आपके। ठीक है, अमीबॉइड ये फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते रहते हैं। ये अपने सीडोपोडिया यानी फॉल्स फीट की सहायता से मूव करते हैं और अपने प्रे को पकड़ते हैं यानी शिकार को पकड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल अमीबा। जो प्रोटोजोअन्स मैरीन होते हैं उनको सरफेस पर सिलिका सेल्स होती हैं। अमीबा का स्ट्रक्चर आपने शुरू से देखा होगा जब से आपने साइंस पढ़ा होगा। ठीक है, अमीबा को प्रोटोजोअन्स ग्रुप में रखा गया है। क्यों? ये फ्रेश वाटर रहते हैं और ये प्रेडेटर्स होते हैं यानी कि शिकार करने वाले होते हैं और अपने सीडोपोडिया के थ्रू ही शिकार करते हैं। अमीबा को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है हाई स्कूल में और 9th में। ठीक है, कुछ प्रोटोजोअन्स पैरासाइट्स भी होते हैं जैसे एंटमीबा हिस्टोलोटिका। आपके पैरासाइट्स होते हैं ये आंत में पाई जाने वाली होती हैं। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? ये फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इनमें फ्लैजिला होते हैं, जैसे नाम से ही पता चलता है कि जो ये प्रकार के आपके प्रोटोजोअन्स होंगे इनमें फ्लैजिला होगा। पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स कई बीमारी के कारण होते हैं जिनमें स्लीपिंग सिकनेस यानी ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है। ट्रिपैनोसोमा आपका जो है एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोअन्स है। अब ये जो प्रोटोजोअन्स नाम दिया जा रहा है ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो एक ग्रुप दिया जाए, जैसे कि आपका 4 पैर वाले जंतु, एक आपका बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे आपके उड़ने वाले पक्षी कह सकते हो ना। जैसे आपका जीव जंतु होता है कि आपके जंगल में रहने वाला जंतु, पानी में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, उसी तरह ये प्रोटोजोअन्स ग्रुप है जिसमें आपके कई प्रकार के आपके इसमें ऑर्गेनिज्म को रखा गया। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ट्रिपैनोसोमा है, ये आपके प्रोटोजोअन्स हैं। हालांकि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं सबका, किसी का प्रीडेटर्स भी हो सकता है, पैरासाइट्स भी हो सकता है और फ्री लिविंग भी हो सकता है, बट ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से बताया गया कि जो अमीबा है वो प्रीडेटर्स है और फ्लैजिलेटेड जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ट्रिपैनोसोमा होते हैं वो आपके क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं यानी कि बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, सिलेटेड प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? ये एक्वेटिक होते हैं तथा इनके शरीर पर हजारों सीलिया पाए जाते हैं। जैसे आपने पैरामीशियम को देखा, ये देख रहे हैं पैरामीशियम का स्ट्रक्चर लास्ट वाला जो है आपका ये।
सीलिया सरफेस पे होती है, एक्टिवली मूव करते हैं। सीलिया के ही मदद से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं। सीलिया के कोऑर्डिनेशन मूवमेंट द्वारा वाटर फूड के साथ गलट में प्रवेश करते हैं, यानी कि ये सीलिया की ही मदद से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए इसमें चारों स्ट्रक्चर है। आपने डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा, ये पहला वाला आप क्या है, डायनोफ्लैजिलेट है। दूसरा क्या है आपका यूग्लिना, पता ही स्ट्रक्चर। तीसरा क्या है, स्लाइम मोल्ड। चौथा पैरामीशियम। स्पोरोजोअन्स, इनमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है। इनमें सब नोट्रिशियस प्लाज्मोडियम यानी कि मटेरियल पैरासाइट हैं। मलेरिया एक ऐसी बीमारी के कारण ह्यूमन पॉपुलेशन द्वारा स्टैगरिंग इफेक्ट पड़ा है। अब इसमें जो लाइफ साइकिल स्टेज आई है ना, लाइफ साइकिल स्टेज का मतलब जैसे हमारी होती है कि हम ह्यूमंस में कि जब पैदा होने से पहले ही स्टेजेस लाइफ साइकिल की शुरू हो जाती है कि रिप्रोडक्शन हुआ, देन आपके जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, देन आपके एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से आपका फीटस में आपके कई चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं ना। फिर उसके बाद आपके जो बेबी बॉर्न होते हैं, तो बेबी बॉर्न में जब बड़े होते हैं, आपकी बेबी बॉर्न यानी कि जो बेबी होता है उसकी लाइफ में ही कई आपके होते हैं, क्या होते हैं, चाइल्डहुड आपकी वो स्टेज होती है। ये आपका जैसे कहते हैं ना कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, है ना, ये वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सारी क्या है, ये आपकी अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल की। ऐसे ही आपके ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं। डायरेक्टली अंडा बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें से आपका प्रिजर्व करते हैं उनको, उनमें बेबी होता है, फिर उसमें से निकलता है ना, रैप्चर होते हैं। तो ऐसे ही आपकी लाइफ की स्टेजेस होती हैं, लाइफ साइकिल। इन फिर क्या होते हैं, पैदा हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े के बाद जवान हुए, फिर जवान के बाद बूढ़े हुए, फिर बूढ़े के बाद मर गए, फिर कोई पैदा हुआ, तो ये लाइफ साइकिल चलती रहती है ऐसे, ठीक है। इनमें सबसे नोट्रिशियस प्लाज्मोडियम है जो कि पैरासाइट है। और मलेरिया एक ऐसी बीमारी जिसके कारण ह्यूमन पॉपुलेशन पर स्टैगरिंग इफेक्ट यानी आघात प्रभाव पड़ा है। तो मलेरिया भी एक प्रकार का क्या है, स्पोरोजोन्स यानी प्रोटोजोन्स हैं, जो आपकी पैरासिटिक होते हैं, यानी कि इनके जो लार्वा होते हैं वो हमारे ब्लड में क्या होते हैं, इनके जो प्लाज्मोडियम के कारण ही होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है, पैरासाइट है जो हमारे मच्छर के द्वारा ही हमारे अपनी मच्छर के बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम नाम का ये होता है आपका पैरासाइट। और ये अपने ही मतलब हम लोग को जब खून सक करता है, ब्लड सक करता है, तो ये हम लोग के ही बॉडी में क्या कर देता है, ये इंजेक्ट कर देता है प्लाज्मोडियम। और ये जब प्लाज्मोडियम इंजेक्ट हो जाता है तो ये क्या करता है, धीरे 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 फीवर कॉज करता है, यानी कि मलेरिया फीवर को ला देता है, बीमारी को ला देता है। तो कैसी लगी जानकारी और कैसा लगा चैप्टर, आपको समझ में आया ज़रूर बताइए और ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आगे के चैप्टर नहीं समझ में आएंगे। हो सकता है जो मैं बोल रही हूँ कि समझने के लिए थोड़ा लिटिल बिट क्या है कंफ्यूजिंग हो, लेकिन जैसे जैसे जब आगे के चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो ये पीछे वाला आपको क्या होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में इसकी भूमिका नहीं बन पाई है। ये सब क्या होते हैं, प्रोटोजोअन्स है, क्रिसोफाइट, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब चीज़ें, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आगे के जो चैप्टर आएंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत भी होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।